इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जल संरक्षण विधि पर संपूर्ण जानकारी, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन, किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर कृषि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी कम उपलब्धता के चलते कृषि कार्य काफी दूभर होते जा रहे हैं और बारिश से प्राप्त होने वाला जल भी खेत से बहकर नदी नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और जो जल कुओं एवं तालाबों में रहता है उसे हमारे किसान भाई सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों को अपनाकर पानी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। अतः किसान भाइयों, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठाएं, इस हेतु देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। भारतवर्ष में ज्यादातर हिस्सों में वार्षिक वर्षा जल का लगभग 70 से 80% मानसून के 3 महीनों से प्राप्त होता है तथा बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 20 से 30% ही वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा जल वितरण के कारण से जहां मानसून में वर्षा जल का अधिकांश भाग अफवाह के रूप में नदी नालों में बहकर बेकार चला जाता है और मृदा अपरदन एवं बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म देता है। वहीं बाकी के 9 महीनों में ज्यादातर कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है। जहां पर सिंचाई का मुख्य साधन भूजल होता है, वहां पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 1 से 4 मीटर तक भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित अफवाह अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी एवं पोषक तत्वों को भी बहाकर ले जाता है। पोषक तत्वों का लगातार क्षरण भूमि में सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अथवा असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सफल फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा देनी पड़ती है। इस प्रकार फसलों उत्पादन पर प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और कृषक का लाभांश घट जाता है। अगर समय पर वर्षा जल प्रबंधन की तकनीकों को प्रयोग में करके भूमि अपरदन को न रोका जाए तो कुछ ही वर्षों में हरी भरी भूमि बंजर एवं अनुपजाऊ जमीन में परिवर्तित हो जाएगी। अतः अभी भी समय रहते यदि जल संरक्षण तकनीकों को अपना जाए तो इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर। लोगों का विश्वास है कि दिनों दिन वर्षा में कमी होती जा रही है। कुओं के पानी का स्तर क्रमशः नीचे होता जा रहा है।
ईंधन, भोजन के साथ साथ पानी का अभाव बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा, अधिक जल दोहन और वर्षा के विशाल जल का संरक्षण न करना है। जल के अभाव की पूर्ति अधिक से अधिक केवल जल संरक्षण के द्वारा ही हो सकती है। अतः जल संरक्षण के उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। वर्षा जल का संरक्षण। विगत वर्षों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए अब वर्षा के जल को भी संरक्षित करना जरूरी हो गया है। इस जल को संरक्षित करने के उपाय आगे बताए अनुसार हैं। नदी नालों में स्टॉप डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्टॉप डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि की एवं नदियों और नहरों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंचे नीचे भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ संरक्षित जल का कृषि कार्यों में उपयोग भी किया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समोच्च बांध का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक किसान को अपने अपने खेतों की मेड़बंदी करना बहुत ही जरूरी है। कुओं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुंचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास, फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है। अतः गर्मियों में नालियों और नहरों की सफाई करनी चाहिए। फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई। जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि फव्वारा पद्धति का उपयोग करें। इससे कम पानी में अच्छी सिंचाई होती है और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये निश्चित हो गया है कि फव्वारा सिंचाई से फसल उत्पादन और बढ़ता है। वृक्षारोपण। नष्ट होते वनों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण सुधरेगा, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और अधिक वर्षा होने की संभावना बढ़ेगी। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने हेतु मौसम के अनुसार देखरेख एवं आहार प्रबंधन के साथ साथ पशु को लू से बचाव के लिए उचित आवास की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पशु किसी भी समस्या की चपेट में न आए और दुधारू पशुओं की क्षमता के अनुसार दुग्ध उत्पादन मिलता रहे। अतः गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी वर्मा से। इस समय किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अपने जानवरों को गर्मी से बचाएं। जो भी जानवर दूध देने वाले हैं, ज़्यादा गर्मी अगर जानवर को लगती है तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने जानवर को गर्मी से बचाने के लिए आवास व्यवस्था में कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन कर लें। जैसे जिस आवास में जानवर को रखना है उसकी लंबाई जो है उत्तर और दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। 2 आवास एक साथ बराबर में बनाए जाएं, जिससे सुबह जब धूप पूरब की तरफ से आती है तो पहले आवास की छाया दूसरे आवास पे चली जाएगी, जिसमें दूसरे आवास में छाया रहेगी और जानवर अपने आप उस दूसरे आवास में निवास करेंगे। और जब शाम के समय धूप पश्चिम की तरफ जाती है तो दूसरे आवास पे धूप पड़ेगी और पहले आवास पे छाया आ जाएगी, उसमें ठंडी हो जाएगी, तो जानवर अपने आप दूसरे आवास से निकालकर पहले आवास में आ जाएंगे। इस तरह से हम जानवरों को ज़्यादा गर्मी से बचा सकते हैं। इसके अलावा आवास में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी हमेशा ताज़ा उपलब्ध होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जानवर जिस आवास में रखे जाते हैं इसमें 2 तरह का सिस्टम होता है, एक हेड टू हेड सिस्टम, दूसरा टेल टू टेल सिस्टम। तो हमें जो है हेड टू हेड सिस्टम ज़्यादा पसंद करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो पशुशाला है उसकी धुलाई और सफाई करने में आसानी होती है। जानवर बंधे रहते हैं, खाते रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं और उसी के साथ साथ हम अपने जानवरों की धुलाई कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं उस स्थान की। और जो भी गोबर या उसका पेशाब होता है या जो भी
मलबा होगा वो सारा नाली के द्वारा अपने आप बह के बाहर निकल जाता है। शेड के साथ साथ कुछ ओपन व्यवस्था होती है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वाल होती है। तो जानवर अपने आप जब चाहता है तो छाया में चला जाता है और जब उसकी इच्छा होती है तो बाहर निकल आता है। इसके साथ साथ जहाँ पर हम आवास बनाते हैं जानवर का, उसके चारों तरफ ऊंचे जो होते हैं, चाहे वो पॉपुलर के हों या कोई ऐसे छायादार वृक्ष हम चारों तरफ लगा देते हैं कि जिससे कि धूप सूरज चाहे जिधर से जाता है तो उसकी छाया उसके सेट पर पड़ती है और इस छाया के कारण जानवरों का सेट जो है हमेशा ठंडा बना रहता है। इसके अलावा जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि भोजन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के महीने में जानवरों का फीड इंटेक कम हो जाता है। इसलिए जानवरों के भोजन में ऐसा अच्छा चारा होना चाहिए कि जानवर अगर थोड़ा सा भी खा ले तो उसमें पौष्टिक आहार अगर ज़्यादा होगा तो उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कंसंट्रेट की मात्रा जानवर के राशन में बढ़ा देना चाहिए। भूसे की मात्रा को कम खिलाएं, क्योंकि भूसा जानवर गर्मी में कम खाता है, लेकिन जितना ही दाने की मात्रा संभव हो, राति की मात्रा अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जानवर अगर थोड़ा भी कंसंट्रेट खा लेता है तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और जानवर के दूध उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा जानवर है जो कि बोझा ढोने के काम आता है या हल चलने के लिए बैल वगैरह हैं, तो उनकी भी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आने पाएगी। जानवर के भोजन में ये ध्यान दिया जाता है कि गर्मी के महीने में, क्योंकि अगर सिंचाई का साधन होता है तो हरा चारा भी उपलब्ध होता है, तो हरा चारा अगर हम जानवर को ज़्यादा देते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है, क्योंकि इसमें हरे चारे में पानी ज़्यादा होता है। तो जानवर के शरीर में कहीं भी गर्मी के कारण कोई पानी की कमी नहीं होने पाती है। साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सुबह और शाम दिन भर में कम से कम हम 2 बार जानवरों की धुलाई करते हैं। जब हम जानवरों को चरने के लिए बाहर भेजते हैं तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जानवर को सुबह की टाइम चरने के लिए बाहर भेजना चाहिए और जैसे ही 11 या 12 बजने लगे, जब ज़्यादा गर्मी शुरू होने लगती है, तो जानवर को बाहर से लाके और फिर उनको जहाँ पे बांधा जाता है वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। अगर दूसरी टाइम भी जानवर को हमें चरने के लिए भेजना है तो 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद भेजना चाहिए, जिससे ठंडे में जानवर हमारा जो है वो चरने के लिए जाए तो उसको कोई गर्मी से नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर हम बीच दोपहरिया में अपने जानवर को घर से बाहर चरने के लिए भेजेंगे तो निश्चित रूप से जानवर को गर्मी लग जाएगी और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इस तरह का मॉडिफिकेशन अपने आवास में जानवरों के करते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। नए और पुराने मछली तालाबों का प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायियों के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई मछली पालन से जुड़े हैं या मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं, वे इस व्यवसाय से संबंधित तकनीकी बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए तालाब का वैज्ञानिक ढंग से देखरेख करना आवश्यक है। तो आइए इस विषय पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनूप कुमार से। तो मत्स्य पालकों के लिए जब मछली पालन की शुरुआत करते हैं तथा तालाब का प्रबंधन और उसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले अगर पुराना तालाब है तो उसको जीर्णोद्धार यानी उसकी मरम्मत करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाई जब भी मत्स्य पालन की शुरुआत करें तो एक वार्षिक समय सारणी की रूपरेखा तैयार कर लें। उसमें क्या होता है कि उस 4 भागों में बांट दिया जाता है, 3-3 महीने के कार्यक्रम बना के। तो जब पुराना तालाब होता है या नए तालाब की खुदाई करनी होती है, सबसे उपयुक्त महीने होते हैं अप्रैल, मई, जून। इन महीनों में क्या करते हैं कि हम तालाब की खुदाई, या पुराना तालाब है तो उसकी तलहटी की जो उसमें सिल्ट जमा हो जाती है उसको निकाल लेते हैं, उसको बंधों पर चढ़ा देते हैं तथा तालाब नया हो जाता है। तालाब की जब मरम्मत करते हैं तो बंधों का जो
ढलान है, ऐच्छिक ढलान, वो 2:1 में रखी जाती है। यानी जो उसका कोण होता है वो 2 और जो उसकी बेस होता है उसको 2 के अनुसार रख के इस तरीके से उसको तैयार करते हैं। उसके बाद तालाब की तलैटी को जोत देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक गैसेस या जो भी उसमें अवक्षेपित पदार्थ हैं वो सूख जाते हैं तथा उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जुताई करने के बाद उसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल गोबर एक बार में पहले डाल देते हैं। गोबर डालने के पश्चात उसमें लगभग 100 किलोग्राम चूना डाल देते हैं। इस चूना डालने के पश्चात हम उसमें पानी भर देते हैं। 10-15 दिन पानी भरा रहता है। तो गोबर डालने से फ़ायदा क्या होता है कि मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। तो जब हम मत्स्य बीज का संचयन करते हैं तो उसको वो प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता रहता है जो कि गोबर से उत्पन्न होता है। चूना क्या करता है, जो हानिकारक गैसेस या और हानिकारक पदार्थ हैं उनको अवक्षेपित कर देता है, तो पानी साफ रहता है। तो ये अप्रैल, मई और जून के महीने में कर लिया जाता है। इसके बाद मछली का जब संचयन किया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में मछली के बीज का संचयन किया जाता है। मछली का बीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीरा, जो बहुत छोटा होता है, जिसमें लगभग 30% जीवित दर मिलती है, यानी 70% उसमें मृत्यु दर हो जाती है। उसके बाद होता है फ्राई। फ्राई में क्या होता है कि 50% जीवित दर मिलती है। उसके बाद होता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग में लगभग 80 से 90% जीवित दर मिलती है। तो हम मत्स्य पालकों को सलाह देंगे कि फिंगरलिंग जो होता है अंगुली के बराबर का 3-4 सेंटीमीटर लंबा जो बीज होता है उसको संचयित करें, क्योंकि वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है और किसी भी दूसरे पानी में जब डालते हैं वातावरण को सहन कर लेता है। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 6 से 7 हज़ार अंगुलिकाएँ, जो फिंगरलिंग बताए, उतना मत्स्य बीज संचयित किया जाता है। तो यह जुलाई अगस्त के महीने में इसको बीज का संचयन किया जाता है। फिर उसके बाद बीज, जब मछली का बीज है उसको प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम भोजन में जो होता है सरसों की खल होती है, राइस पालिश होती है और सोयाबीन की खली होती है, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर जो एग्रोमिन या इस तरीके से आते हैं जो उसके वृद्धिवर्धक का काम करते हैं, ये मिला के उसको चूर्ण के रूप में पानी की तलैटी पे फैलाते हैं, जिससे बच्चे खाते हैं और उसके प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन खा के बच्चों में वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद जब आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो भोजन की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं। तो फिर भोजन को क्या होता है कि हम गूंथ के पानी में मिला के गूंथ को और उसमें मिट्टी के बर्तन में तालाब के कोने कोने में 4 कोनों में रखते रहते हैं। इसके बाद पानी में जैसे उसकी गुणवत्ता को जांचते रहते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन का स्तर कितना है, पीएच का स्तर कितना है, उसमें अमोनिया ज़्यादा तो नहीं बन रही है। ये सब चीज़ों को हम समय समय पर उसको चेक करते रहते हैं, जिससे कि उसमें हानिकारक पदार्थ ना बनने पाएँ। अगर बन भी जाते हैं तो फिर उसमें हम दोबारा फिर चूने का छिड़काव कर देते हैं, लगभग 25 किलोग्राम चूना छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 75 मिलीग्राम प्रति लीटर का पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका घोल बना के पानी में छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो उसमें जो हानिकारक कीटाणु विषाणु है वो नष्ट हो जाता है। जनवरी के महीने में मछली भोजन कम करती है, क्योंकि जाड़ा हो जाता है, जिससे पानी का तापमान कम हो जाता है। मछली केवल भोजन उतना करती है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल जो उसकी जीवित है उसको बने रहने के लिए। उसके बाद फरवरी के महीने में हम फिर उसमें भोजन देंगे तथा गोबर की खाद का फिर उपयोग करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक भोजन फिर बनाना हमें, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मछली में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सबसे अधिक वृद्धि इसी महीने में होती है। तो इस तरीके से फिर मछली को हम अप्रैल के महीने में फिर निकाल के उसको बाज़ार में बेच देते हैं। वो लगभग 1 किलोग्राम की मछली हो जाती है। तो इसलिए 1 हेक्टेयर तालाब में अगर आपने 7000 बीज डाला है तो लगभग आपको 6 टन मतलब 60 कुंटल मछली आपको
प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इस तरीके से वार्षिक समय सारणी जो बताई, इसके अनुसार अगर काम करेंगे तो मछली पालन में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ धान के बीजों की व्यवस्था करें। 20 मई के बाद अगाध धान के बिछड़े गिरावें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। हरी खाद के लिए सनई और ढैंचा की बुआई करें तथा हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा एवं लोबिया की बुआई करें। ओल की रोपाई का उपयुक्त समय है, अतः इसकी रोपाई 75 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई से पूर्व कंदों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित अवश्य कर लें। गर्मी वाली सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई का कार्य करें तथा खीरा वर्गीय फसलों में चूड़ेल फफूंदी नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कैराथेन नामक दवा का छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोफास 76 EC दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर इथाइन नामक दवा का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें तथा मक्का के भुट्टों से दाना निकालने का कार्य शीघ्र करें। खाली खेतों को मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन जुताई कर छोड़ दें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भोजपुर के कृषक रमाकांत, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आम में लगने वाले गमोसिस रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमाकांत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, आम में तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, परंतु एक बीमारी जिसे हम गमोसिस के नाम जानते हैं, यह बीमारी लग जाने के बाद जो है पौधों में बहुत अधिक क्षति होती है। गमोसिस बीमारी एक फफूंद जनित बीमारी है और फाइटोफोरा नामक फफूंद है जिसके चलते यह बीमारी लगती है। इस बीमारी के जो लक्षण हैं आप लोग अपने आम के बगीचे में प्राय देखने को पाते हो कि जो आम का मोटा सा तना होता है, जस्ट जमीन के ऊपर के पोर्शन में सबसे पहले आप लक्षण देखने को पाते होंगे कि उस पर जो है एक लसलसा पदार्थ निकलता है और उस लसलसा पदार्थ के नाम से ही इस बीमारी का नाम गमोसिस पड़ा है। यह बीमारी सबसे पहले मोटे तने दिखाई देती है और उसके बाद बीमारी पौधे के ऊपर की तरफ एवं नीचे की तरफ दोनों तरफ इस बीमारी का फैलाव होता है। नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते जो पौधे की जड़ हैं वह भी प्रभावित हो जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाता है तो अंत में जो इसकी तमाम शाखाएं हैं वह भी प्रभावित हो जाती है। तो जब जड़ प्रभावित हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में पूरा पौधा, यदि उस पर कोई देख रेख नहीं किया जाता है, उस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं,
तो कुछ दिनों में धीरे धीरे वह पौधा सूख जाता है। सर्वप्रथम पौधे का बढ़वा रुक जाती है, पौधे में फूल और फल कम आते हैं और प्रति पौधे जो पैदावार मिलनी चाहिए वो प्रभावित होती है और हमारे किसान बंधुओं को इस बीमारी चलते जो है काफ़ी अधिक क्षति होती है। तो किसान भाइयों, इस तरह की बीमारी यदि आपके आम के पौधों में कभी भी दिखाई दे और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि गम जैसा पदार्थ दिखाई देता है और आप हाथ से छुएंगे तो लसलसा टाइप में दिखाई देता है, तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको जहाँ पर भी आपके मोटे तने पर या शाखाओं पर जहाँ पर भी इस तरह के बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई तेज चाकू ले लीजिए और उसके ऊपर के छिलके को, जितना दूध का प्रभावित भाग है उसे छील करके हटा दें और उसके छिले हुए भाग पर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक तो यानी दवा आती है, उसका एक लेप बना लें, गाढ़ा लेप बनाएं और गाढ़ा लेप बना करके उस जो छिला हुआ भाग है उस पर जो है आप लेप करते हैं और यह प्रक्रिया आप जो है 15 दिन 20 दिन के इंटरवल पर 3-4 बार करते रहें। निश्चित रूप से आपके आम के पौधे में जो इस तरह की बीमारी लगी हुई है वह धीरे धीरे राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा सौरीकरण तकनीक पर संपूर्ण जानकारी। हल्दी की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई विधि। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.